कितनी देर में प्रोग्राम शुरू करेंगे भाई। अभी हम लोग बैठे हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं। दो दिन बचे प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, फिर काफ़ी दिन चल रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं काफ़ी दिन नहीं। हाँ नहीं चल रहा होगा, भाई का कैमरा गिर गया। नहीं चल रहा होगा बाबू, काफ़ी भीड़ है भाई, देख सकते हो यार, काफ़ी भीड़ होती है भाई। संडे है ना, सभी लोग फ्री हो जाते हैं भाई, उसकी वजह से और थोड़ा ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। ये चीज़ है। आप भी जाओ भाई लोग, वेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा स्टैंड होता है ना तो और बेस्ट रहता है, वो वाला बड़ा वाला। किताब ले वो इसी संविधान की ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेनी चाहिए भाई। इससे हाँ माइंड पता, वो जो चीज़ हमें पता नहीं होगी वो भी पता हो जाएंगी भाई साहब। जितने संविधानों को पढ़ लिया ना, उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया। मिट्टी से उठकर जिसने अंबर को छू लिया, अंधियारे समाज में सूरज को भर दिया, वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। गला सूखकर काटा हो गया है। मास्टर जी ने कहा था जब चपरासी आएगा तभी पानी मिलेगा, पर 2 बज गए, सखाराम अभी तक नहीं आया। क्या उसे पता नहीं कि प्यास लगी होगी? नहीं नहीं भीम, छूना मत, अगर छू लिया तो अनर्थ हो जाएगा, पानी अपवित्र हो जाएगा। पर प्यास तो सबको एक जैसी लगती है। क्या मेरा पेट अलग है? क्या मेरा खून अलग है? रामू, ओ रामू, थोड़ा पानी हमें भी पिला दो ना, बड़ी प्यास लगी है। हट, दूर है, मास्टर जी ने मना किया है ना। अगर तुम्हें पानी पिलाया और घड़ा छुआ गया तो मास्टर जी मेरी खाल खींच लेंगे। और वैसे भी तुम जैसों को पानी पिलाना पुण्य नहीं, पाप है, पाप है, पाप है। पर रामू, प्यास तो हमें भी लगती है। देखो मेरा गला बैठ गया है, बस एक चुल्लू पानी। जा चपरासी को ढूंढ, मैं नहीं पिलाने वाला। भीम, यहाँ क्या कर रहे हो? घड़े के तेरे पास कैसे आए? गुरुजी, सखाराम आज नहीं आया, सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया है। क्या मैं बस एक बार? चुप, सुबह लड़ाता है। सखाराम नहीं आया तो घर जाकर पीना। यहाँ का नियम पता है ना, तुम इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकते। जाओ वापस अपनी जगह बैठो। गुरुजी, अगर सखाराम 4 दिन ना आए तो क्या मैं 4 दिन प्यासा रहूंगा? क्या प्यास चपरासी की मोहताज होती है? ज्यादा तर्क मत कर, शिक्षा मिल रही है, यही बड़ी बात है। चल वापस जा। चले आते हैं पता नहीं कहां से, धर्म भ्रष्ट कर दिया है। आज सखाराम नहीं है इसलिए पानी नहीं है, आज मैं अछूत हूं इसलिए अधिकार नहीं है। पर याद रखना, एक दिन मैं इस देश का कानून लिखूंगा और तब पानी पर सबका हक होगा। कोई चपरासी किसी की प्यास का मालिक नहीं बनेगा। ना जल मिला ना फल मिला, अपमान ही मिला, हर मोड़ पर उसे जाति का एक दान ही मिला। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, वो बढ़ता ही रहा, बेड़ियों को तोड़कर वो बढ़ता ही रहा। प्यास को अपनी उसने क्रांति का रूप दिया, जिसने कलम से देश का भविष्य लिख दिया, भविष्य लिख दिया, भविष्य लिख दिया। भीम, आज बहुत चुप हो। स्कूल में क्या हुआ? मास्टर जी ने फिर कुछ कहा? पिताजी, आज जो हुआ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आज आपके भीम को एक नई पहचान मिली है पिताजी। क्यों, क्या हुआ आज? आज श्री कृष्ण महादेव आम्बेडकर गुरुजी, जो जाति से एक ब्राह्मण है और जो मुझे अपनी संतान की तरह मानते हैं, वही एक ऐसे गुरुजी हैं जो मेरी जाति नहीं पूछते। आज उन्होंने
जीते रहो भीम। तुम्हारी ये लगन देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। अविश्वसनीय भीम, तुमने तो इसे उस तरीके से हल किया जो मैंने अभी तक सिखाया भी नहीं था। तुम अद्भुत हो। गुरुजी, सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। मैंने अभी तक जो भी सीखा है सब आपने ही सिखाया है। अच्छा, एक बात बताओ भीम, तुम रोज सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ही क्यों लाते हो? घर में और कुछ नहीं बनता? गुरुजी, पिताजी की नौकरी के बाद घर का गुजारा मुश्किल से होता है। जो मिल जाए वही प्रसाद है। कम से कम स्कूल आने को तो मिल रहा है। भीम, तुम्हारी आंखों में जो सवेरा है वो इन सूखी रोटियों का मोहताज नहीं है। आज तुम मेरा टिफिन खाओगे। इसमें मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से पूरन पोली बनाई है। नहीं गुरुजी, आप ऊंची जाति के हैं। अगर किसी ने देख लिया तो समाज आपको छोड़ देगा। मैं अपराधी बन जाऊंगा। भीम, समाज की बेड़ियां कमजोरों के लिए होती है, बहादुरों के लिए नहीं। खाओ, ये मेरा आदेश है। भीम, तुम्हारा पूरा नाम भीमराव रामजी अंबावडेकर है। ये नाम पुकारने में थोड़ा भारी है, और सच कहूं तो समाज इस नाम के पीछे छिपी तुम्हारी पहचान को निशाना बनाएगा। तो मैं क्या करूं गुरुजी? गांव का नाम तो बदला नहीं जा सकता। आज से मैं तुम्हें अपना उपनाम देता हूँ। मेरा परिवार सदियों से अंबेडकर कहलाता आया है। आज से तुम भीमराव अंबेडकर हो। मेरा नाम तुम्हारे साथ चलेगा। जब तुम बड़े अफसर बनोगे या कोई महान काम करोगे तो लोग समझेंगे कि एक गुरु ने अपने शिष्य को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, अपना अस्तित्व भी दिया था। गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। मैं वादा करता हूँ कि इस नाम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया अंबेडकर नाम को गर्व से पुकारेगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। जाओ, अब तुम सिर्फ एक छात्र नहीं, मेरे बेटे की तरह हो, मेरे बेटे की तरह। पिताजी, आज जो सम्मान और प्यार गुरुजी ने दिया है उसे मैं सदा याद रखूंगा। परंतु क्या? परंतु जो समाज अपमानित करता है, पानी की एक बूंद नहीं पीने देता, उसका क्या करूं? भीम, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़ाई पानी की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है। समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा क्योंकि वो डरे हुए हैं। डरे हुए? वे तो ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, कुएं हैं, वे हमसे क्यों डरेंगे? वो तुम्हारे ज्ञान से डरते हैं भीम। वो जानते हैं कि जिस दिन एक अछूत का बेटा पढ़ लिख गया, उस दिन उनकी बरसों पुरानी ऊंच नीच की दीवारें ढह जाएंगी। वो चाहते हैं कि तुम हार मान लो, स्कूल छोड़ दो और वही काम करो जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं। परंतु पिताजी, रोज का ये अपमान सहना बहुत मुश्किल है। भीम, मैं एक फौजी हूँ। मैंने सरहदों पर जंग देखी है, पर ये जंग जो तुम लड़ रहे हो वो उससे भी बड़ी है भीम। आज अगर तुम पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी अपमान की आग में जलेंगी। क्या तुम चाहते हो कि कल तुम्हारे बच्चे भी उसी चपरासी का इंतजार करें? नहीं पिताजी। तो फिर संकल्प करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है भीम, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तुम अपनी तकदीर कलम से लिखो। ऐसी कलम चलाओ कि कल ये घड़े, ये कुएं खुद पुकार कर कहें, आओ भीमराव अंबेडकर, तुम्हारा स्वागत है। मैं समझ गया पिताजी। मैं पढ़ूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा कि पूरी दुनिया को मेरा नाम याद रखना पड़ेगा। मैं पानी के लिए गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मैं अपना हक छीन कर लूंगा। शाबाश। याद रखना भीम, कठिनाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें सहने की ताकत रखते हैं। तुम गिरना पर रुकना मत। तुम्हारा ये संघर्ष ही एक दिन संविधान बनेगा। ले कलम वो चल दिए दिया जलाने ज्ञान का, समाज से वो लड़ लिए हक पाने को सम्मान का। गरीब भी होता है पुत्र तो इंसान का, अब पिएंगे ना कभी घूंट हम अपमान का, घूंट हम
टेंशन में रखें। साहब के जाने का वक्त हो गया है। रात भर जाग कर पढ़ते रहे, शरीर का जरा भी ध्यान नहीं रखते। अगर आज घर में थोड़ा दूध होता, पर क्या करूं, बच्चों की दवा में ही सारे पैसे निकल गए। रामू, तुमने अभी तक आराम नहीं किया? रात भर मैं जग रहा था, तुम क्यों जागती रही? साहब, आप देश की किस्मत जगाने के लिए जाग रहे थे और मैं आपके लिए। ये पोटली लीजिए, रास्ते में कुछ खा लीजिएगा। इसमें तो सिर्फ सूखी रोटियां हैं रामू। तुमने अपने लिए क्या रखा और बच्चों के लिए? साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, पड़ोस में काम मिल गया है, शाम तक कुछ अनाज आ जाएगा। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सुना है आप फिर से विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ रामू, जब मेरी मुलाकात महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जी से हुई तो उन्होंने कहा, भीमराव, मैंने तुम्हारे कॉलेज की रिपोर्ट देखी है। मुंबई के कॉलेज से स्नातक करना अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी उन परिस्थितियों में जिनमें तुम रह रहे हो। हुजूर, ये आपकी कृपा है। अगर आपकी छात्रवृत्ति न होती तो मेरे लिए कॉलेज की दहलीज पार करना भी नामुमकिन था। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती भीमराव। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी प्यास अभी बुझी नहीं है। वैसे तुम आगे क्या करना चाहते हो? महाराज, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। मैं अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र को गहराई से समझना चाहता हूँ, ताकि मैं वापस आकर अपने देश की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निकाल सकूं। अन्नदाता क्षमा करें, पर क्या एक अछूत बालक को 7 समंदर पार भेजना उचित होगा? हमारे शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों से बड़ा ज्ञान है और परंपराओं से बड़ी मानवता। ये दरबार जातियां नहीं गिनता, ये योग्यता तौलता है, और भीमराव की योग्यता हिमालय जैसी अटल है। भीमराव, मैं तुम्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजने के लिए तैयार हूँ। राज्य तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आज्ञा दे महाराज। तुम्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस बड़ौदा रियासत में आकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? महाराज, ये शर्त नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा का एक एक कतरा अपने समाज और इस मिट्टी के कर्ज को उतारने में लगा दूंगा। मैं वहां सिर्फ डिग्री लेने नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी का रास्ता ढूंढने जा रहा हूं महाराज। जाओ भीमराव, जाओ, समंदर पार करो और दुनिया को दिखा दो कि ज्ञान पर किसी खास वर्ग का अधिकार नहीं होता। तुम भारत का भविष्य बदलने जा रहे हो। जाओ भीमराव अंबेडकर, जाओ। पर मन बहुत भारी है। घर की हालत देखकर मेरा पैर आगे नहीं बढ़ता। बच्चे बीमार हैं, तुम अकेली पड़ जाओगे। लोग ताने देंगे, कर्जा बढ़ता जा रहा है। शायद मुझे ये पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेनी चाहिए। नहीं साहब, ऐसी बात फिर कभी मत कहिएगा। आप नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए। आप तो हजारों लाखों को नौकरी और अधिकार देने के लिए पैदा हुए हैं साहब। हाँ। पर रामू, तुम कैसे संभालोगे? लोग कहते हैं अम्बेडकर अपनी पत्नी को मुश्किल में छोड़कर विदेश में किताबें पढ़ रहा है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? दुख होता है साहब, जब हमारे बच्चे बिना इलाज के मेरी गोद में दम तोड़ देते हैं तो कलेजा फट जाता है। पर फिर आपकी बातें याद आती हैं। आप ही कहते हैं ना कि अगर हम आज सहेंगे तभी कल हमारा समाज सिर उठाकर जिएगा। साहब, मैं एक माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे खोए, पर मैं नहीं चाहती कि भारत की कोई और माँ इलाज या गरीबी की वजह से अपना बच्चा खोए। आप जाइए
पढ़िए और इतने बड़े बनिए कि कोई हमें अछूत कहने की हिम्मत न करे। रामू, लोग मुझे याद रखेंगे या नहीं पता नहीं, पर इतिहास जब भी मेरा नाम लिखेगा उसे तुम्हारी कुर्बानियों की स्याही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम ना होती तो भीमराव कभी अंबेडकर न बनता। मुझे नाम नहीं चाहिए साहब, मुझे बस वो दिन देखना है जब आप मुस्कुराते हुए घर आए और कहें कि रामू, आज से मेरा समाज आजाद है। जाइए साहब, देर हो रही है, जाइए। मिट्टी से उठकर जिसने अंबर को छू लिया,